नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर 2020। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है वो मिनिस्ट्री वाइज सीखने वाले हैं, ताकि आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, या इवन फॉर जनरल अवेयरनेस। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट स्कीम्स ढूंढ रहे हो और उनके मतलब ढूंढ रहे हो, तो मैं आप सबको वो सिखाऊंगा। बाकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करते करते मैं आपके इंपॉर्टेंट पिटफॉल्स, बिकॉज बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है अपने एग्जाम में, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वगैरह चेंज कर देती है, तो वो सब और इन सब के कनेक्शंस कैसे लगाना है, ये सब हम लोग देखते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें ये नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं या फिर ये स्लाइड्स कहाँ से मिल सकती है। तो सिंपल है गाइस, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल है, आप या तो आई अरविंदा सर्च कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को लिंक दी हुई है, तो उस पर जरूर क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाओगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। बट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम समझें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों हम लेके आते हैं और कैसे सेंटर से स्टेट की तरफ में। तो आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब क्या कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। तो यूनियन लेवल पर आपकी एक गवर्नमेंट होगी और स्टेट लेवल पर आपके मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। तो ये यूनियन के पास में ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है और उसको आपको डिवॉल्व करना पड़ता है स्टेट्स के लिए। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 280 के अंदर में, जो रिकमेंड करता है हर 5 साल में कि कैसे पैसा आपका डिवॉल्व किया जाए। तो 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसने 42% मनी डिवॉल्व करने के लिए बोला हुआ था, लेकिन रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि जम्मू और कश्मीर सिंस अब स्टेट नहीं रहा है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो अब से 41% मनी ही डिवॉल्व किया जाए। बट इतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए सेंटर क्या करता है, स्टेट के पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए एक और मैकेनिज्म से पैसा ट्रांसफर करता है, जिसको हम लोग या तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको कभी कभी ग्रांट्स भी बोलते हैं, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू डिवॉल्व करवाया जाता है। पहले ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को हमने एबॉलिश कर दिया है, तो अब सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है। तो चलिए अब स्कीम्स के टाइप सीख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑब्वियसली नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये 100% फंडिंग यूनियन द्वारा इसमें की जाएगी। और मेजरली, और अगेन आई एम रिपीटिंग, मेजरली मतलब यूजुअली यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी के लिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 7 है, जिसमें आपके डिवीजन ऑफ पावर किए गए हैं यूनियन और स्टेट के बीच में। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट हैं। तो इसमें से यूनियन लिस्ट के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये यूनियन का काम है, तो इसके लिए जब यूनियन कोई स्कीम बनाती है तो उसको हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, और उसमें 100% फंडिंग यूनियन द्वारा ही की जाएगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है तो उसमें आपके बेसिकली स्टेट लिस्ट जो होते हैं या कंकरेंट लिस्ट जो होते हैं, तो उसमें यूनियन कुछ पैसा स्पॉन्सर करता है, जैसे कि 60-40, मतलब क्या कि 40% जो है वो आपका स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा और 60% आपका यूनियन कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि वो स्कीम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करे। एनडीए गवर्नमेंट आने के पहले लगभग हमारे पास में 80 से 90 स्कीम हुआ करती थी और उनको मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए एनडीए गवर्नमेंट ने नीति आयोग बनाया, और ये नीति आयोग के एक पैनल के अंडर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रिकमेंड किया कि कैसे हम लोग जो है जितने भी आपके 80-90 जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको कैसे हम लोग लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक काम कीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनको आप थोड़ा सा ग्रुप कर दीजिए और उसको कोर ऑफ द कोर स्कीम बनाइए और कोर स्कीम बनाइए। तो अब ये कोर ऑफ द कोर और कोर स्कीम बनाने के पीछे रीजन क्या था? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे जस्ट पीछे देखा कि पहले आपका हार्डली 32% पैसा जो है वो डिवॉल्व किया जाता था स्टेट को, तो इसलिए सेंटर जो है ये बहुत सारा पैसा आपको स्कीम के फॉर्म में दे सकता था। लेकिन अब 42% या 41% अब आपका पैसा सीधा स्टेट को दिया जा रहा है, तो अब सेंटर के पास में उतना पैसा बचेगा नहीं। तो अब सेंटर क्या करेगा? ऑब्वियसली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें अपना रेशियो जो है वो कम करेगा। तो
अब वहां पे झगड़ा होने लगा कि कौन से स्कीम में कम करेगा, कौन से स्कीम में कम नहीं करेगा। तो इसके लिए शिवराज सिंह चौहान पैनल ने बोला कि एक आपका बना दो कि भाई कोर ऑफ द कोर स्कीम, जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा आप कोर स्कीम बना दो जिसमें अगर आपको ऊपर नीचे कुछ करना है तो आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे कोर ऑफ द कोर स्कीम में कौन सी आती है स्कीम्स? तो बेसिकली जितने भी आपके सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वो सारी आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम में आती है। कौन सी है सोशल सेक्टर की स्कीम? जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, विडो हो गए, डिसेबल्ड हो गए, ओल्ड एज हो गए, इन सब को जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो ये आपका कोर ऑफ द कोर स्कीम में है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी पैसे में कटौती नहीं की जाने वाली है। सेम गोज फॉर एमजी नरेगा। और आप सबको पता है कोविड के चलते माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने गांव में गए हुए थे, वहां जाने के बाद में फिर ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। तो इन सब चीज स्कीम में बिल्कुल भी पैसा आपका कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्कीम क्या है? तो जितने भी अपने वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब क्या, अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, या और भी जो वल्नरेबल जो ग्रुप्स है हमारे, तो उन सब के लिए जितनी भी अम्ब्रेला स्कीम है उनमें भी कोई पैसे की कटौती नहीं की जाएगी, और सेंटर जितना पैसा अभी दे रहा है उतना ही देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इनका नाम रखा हुआ है कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो अब कोर स्कीम्स कौन सी हैं? तो लगभग आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मल्टीपल स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपके सड़क बनाने से रिलेटेड है, घर बनाने से रिलेटेड है, हेल्थ मिशन वगैरह वगैरह, या आईसीडीएस हो गया, एनवायरमेंट के रिलेटेड कुछ स्कीम हो गए, अर्बन आपके रिजुविनेशन के कुछ स्कीम्स हो गए। तो ऐसे आपके पास में 22 ऐसे स्कीम्स हैं जिनको इन्होंने कोर स्कीम के अंडर में क्लासिफाई किया। बहुत सारे स्कीम्स जो आपके बने हुए थे उनको मर्ज कर दिया, कुछ स्कीम्स को आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो ऐसे लॉजिकली अब एनडीए गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्कीम्स को अरेंज किया हुआ है। तो सिंस जब तक आप लोग ये नहीं समझते हो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में फर्क क्या है, तब तक आपको बाकी सारे स्कीम्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया है। और याद रखना, हर एक स्कीम में पहले जानने की कोशिश करो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब 100% फंडिंग मिलने वाली है, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब पार्शियल फंडिंग मिलने वाली है। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले मिनिस्ट्री के साथ में, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप सबको पता है इसका नाम पहले एचआरडी हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी हुई है, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो आई है, उसने रिकमेंड किया कि इसका नाम एचआरडी से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। तो अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो मिनिस्ट्री अब ये है आपकी, लेकिन मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट्स है हमारे पास में? एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और दूसरा है हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अगेन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में आपके दो सब डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन के और एडल्ट लिटरेसी के। स्कूल एजुकेशन ऑब्वियसली आपका प्री प्राइमरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे जो एजुकेशन है उनको हैंडल करेगा। तो यूजुअली प्री प्राइमरी हम बोलते हैं अप टू 6 इयर्स के एज तक के जो भी आपके एजुकेशन होते हैं, तो या आप लोग आंगनवाड़ी में जाते हो या प्ले स्कूल में जाते हो, ये सब आपका 6 इयर्स तक का एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है। प्राइमरी एजुकेशन में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मतलब 1st to 5 लोअर प्राइमरी, 6 to 8 अपर प्राइमरी, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। और सेकेंडरी को हम लोग 9 to 10th, और हायर एज सेकेंडरी को हम लोग 11 to 12th ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुलाई में जो रिलीज की हुई थी, तो उसके थोड़े से फीचर्स जान लेते हैं। तो उस समय इस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही हुआ करता था। तो इन्होंने ये कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनाई है। इसके पहले कौन सी आपके पॉलिसीज हुआ करते थे? एक था आपका 1968 की फर्स्ट पॉलिसी, और दूसरी जो थी वो आपकी 1986 की थी। ऑलमोस्ट 35 साल हो चुके थे। गवर्नमेंट को लगा नया हमारा दौर शुरू हुआ है, तो नए दौर के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अब रिसेंटली ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई, ताकि हम लोग अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लेके आ सके। इसका एक ही एम है अल्टीमेट, वो है इंडिया, इट वांट्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, की पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग एक नॉलेज सुपर पावर की तरह से इमर्ज होंगे बेसिकली। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो इसके की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें, तो स्कूल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में बताया है, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए क्या बोला है। ये चाहते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन हो। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या? 100% आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो। किन चीजों में? तो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक। तो अब तक
हम लोगों ने RTE के बारे में सुना है, जिसका एम क्या है कि आपका प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या, आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है, उसमें जितने भी आपके बच्चे होंगे एटलीस्ट सबका ये एजुकेशन एटलीस्ट इतना तो कंप्लीट हो जाए। तो ये हम लोग अब तक सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, बट अब हम लोग प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग 0 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की जो भी आपकी एज है, ओके, तो आपका प्री स्कूल के जो भी 3 साल है और 12th स्टैंडर्ड तक जो है उसको हम यूनिवर्सलाइज करेंगे, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030 एटलीस्ट 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला चेंज है और सबसे बड़ा एम है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय एम है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग देखें तो अभी का जो अपना 10+2 का जो पैटर्न है कि हम लोग 10+2 रखते हैं, उसके बाद में हम लोग या तो 3 साल का या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसको भी अब चेंज कर दिया गया है। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अब हम लोगों ने 5+3+3+4 ये वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। तो एग्जिस्टिंग आप लोग देख रहे हो कि 10+2 ये वाला हमारा पैटर्न है और इसके पहले आपका प्री स्कूल हुआ करता है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें हम लोग 4 स्टेजेस इन्वॉल्व करेंगे। कौन सी है? सबसे पहली है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आप लोगों का 3 साल प्री स्कूल का होगा या आंगनवाड़ी सेंटर्स में आपके जाएंगे, और उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड आपका इस फाउंडेशनल स्टेज में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें क्या करवाएंगे? आपसे मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो सिखाई जाने वाली है। प्रिपरेटरी स्टेज कब है? तो प्रिपरेटरी स्टेज नेक्स्ट 3 ग्रेड्स के लिए होगी, जिसमें आप लोग प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे फोकस करोगे। मतलब सिंपल सी बात है, 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड तक। देन आपकी मिडिल स्टेज है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइंस पे, मैथमेटिक्स पे, आर्ट्स पे, सोशल साइंसेस पे, ह्यूमैनिटीज पे, इस पे फोकस होगा। इसका मतलब आपका 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड आपका मिडिल स्टेज में जाएगा, और फिर आपका आएगा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इन सब चीजों पे फोकस करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 9, 10, 11 और 12। तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि पहला का जो अपना पैटर्न था 10+2 का, उसको अब हमने रिप्लेस करके 5+3+3+4 पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जल्दी ही आपके स्कीम जो है इसको इस पॉलिसी को जल्दी ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ये क्या करने वाला है? तो अब 12 इयर्स जो है वो आपके स्कूलिंग के अब कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसमें से आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के भी 3 साल आपके बढ़ाए जाएंगे। बाकी इसके अलावा और क्या करेंगे? तो स्कूल की गवर्नेंस सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें आपके टीचर्स का पार्टिसिपेशन होगा, प्रिंसिपल का पार्टिसिपेशन होगा, ताकि स्कूल जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में काम करे। बाकी हमारी सिंस लर्निंग आउटकम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत कम है, तो इसलिए इस पर हम लोग एम्फेसाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे कि एटलीस्ट ग्रेड 5 मतलब 5th स्टैंडर्ड तक हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मदर टंग मतलब अपनी मातृभाषा में या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें टीचिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। वोकेशनल एजुकेशन आप लोगों का क्लास 6 से ही शुरू होगा। यूजुअली पहले आपका क्लास 8 से वगैरह शुरू होता था, लेकिन अब ये क्लास 6 से ही शुरू होने वाला है, और ऐसे 360 डिग्री से हम लोग उनके पूरे प्रोग्रेस पर काम करने वाले हैं। तो ये हो गया आपके स्कूल एजुकेशन के बारे में। ऑब्वियसली दूसरा जो आपका एजुकेशन आता है वो है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की भी अगेन क्या प्रॉब्लम है? हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। हार्डली ये अब भी राइट नाउ कुछ 26.3% के करीब में है, जो हम लोग अचीव करना चाहते थे 30% इन 2020, बट वो तो अचीव हुआ नहीं है। लेकिन एक नया टारगेट हम लोग लेके आ गए हैं कि भाई 2035 में एटलीस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या? तो बेसिकली जितने भी आपके 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हार्डली अभी 26 स्टूडेंट है। सपोज 100 लोगों ने अगर 12th की एग्जाम दी है और वो पास हुए हैं, तो उसमें से हार्डली 26.3% लोग जो है वो वापस से ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। तो मेजर पॉपुलेशन आज भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रही है। तो हम लोग एटलीस्ट इसको 50% अचीव करना चाहते हैं बाय 2035। और ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए अपने को 3.5 करोड़ नए सीट्स भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, ताकि इन सब को हम लोग हैंडल कर सके। एक मेरू नाम का यूनिवर्सिटी ओके लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो कि IIT, IIM इन्हीं सब लेवल पे काम करेगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करेगा।
अभी यूजीसी आपका कार्यरत है, जो कि आपके रेगुलेशन का या एक्रेडिशन के लिए नैक के साथ में काम करके आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड वगैरह डिफाइन कर रहा है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा करप्शन है, तो इसको रिप्लेस करके आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, और जो इन सब चीजों के लिए काम करेगा, मतलब रेगुलेशन के लिए, एक्रेडिशन के लिए, और नेक्स्ट जो है वो आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए भी यही काम करने वाला है। तो आई सपोज इतना सब कुछ जो है वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक जो चीज नोट करने लायक जो है वो है कि अब से एमफिल कोर्सेज जितने भी है वो आपके डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। तब पीएचडी के लिए ओके, अब आपको एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको डिसकंटिन्यू, जैसे ही आपका मास्टर्स हुआ है, मास्टर्स के बाद में आप लोग सीधा, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग पीएचडी कर पाओगे। और पीएचडी को भी हम लोग जितना हो सके इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स के एकेडमिक ग्रेड्स और उनके क्रेडिट्स जानने के लिए एक एकेडमिक बैंक भी बनाई जाने वाली। तो ये आपके हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो आपके एग्जिस्टेंस में आएंगे, जैसे कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो आपके टेक्नोलॉजीज को सारा का सारा एक साथ लेके आएगा, लर्निंग को आपका एनहांस करेगा, असेसमेंट करवाएगा, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका करेगा, ताकि देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड स्पेशली ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख, और ये आपका स्टूडेंट्स को असेस करेगा कि आप लोगों का कैसा पढ़ाई हो रहा है और कैसा पढ़ाई नहीं हो रहा है, और सच में लर्निंग आउटकम कैसे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है उनको अपने कैंपसेस अब से इंडिया में सेटअप करने का परमिशन जो है वो दे दिया जाएगा। राइट नाउ इंडिया जो है वो एजुकेशन पे 4.6% अपना जीडीपी का एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन इसी को एटलीस्ट 6% जल्दी ही लेके आने की कोशिश करने वाला है। बाकी आपके मल्टीपल फंड बनाए जाएंगे ताकि हम लोग जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप वगैरह हैं उन सबको भी एजुकेशन दिलवा सके, और उन लोग कहीं पे भी पीछे नहीं रहे, और इक्विटी के एस्पेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर सके। तो ये थे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सिंस आई थिंक कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर आगे का सब कुछ समझना है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ही। तो ऑलमोस्ट 18 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो था उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया था। प्रेसिडेंट कोविंद जी जो है हमारे, तो उन्होंने इसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू अ नोटिफिकेशन कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो स्कूल एजुकेशन के लिए इसमें ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल समझने के पहले अपने को पता होना चाहिए कि एजुकेशन को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है आपका सेकेंडरी, और तीसरा है आपका हायर लेवल। इसके लिए पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी है थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इन दोनों को पिछले साल मर्ज कर दिया गया और एक नया आपका स्कीम बनाया गया जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज करके, बिकॉज नाउ वी वांट टू फोकस ऑन कंटिन्यूम, वी वांट टू फोकस ऑन होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन, इसलिए समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च की गई थी। बाकी ऐसे ही हायर एजुकेशन के लिए आपकी रूसा नाम की स्कीम है, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बाकी नीचे मैंने आपके थोड़े से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का एक एवरेज बताया हुआ है। तो अभी हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ऑलमोस्ट 99% बिकॉज ऑफ आरटीई एंड ऑल्सो मिड डे मील स्कीम आपका 99.98% हम लोगों ने प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर लिया है। लेकिन अभी भी सेकेंडरी में और आपका जो हायर सेकेंडरी है उन सब में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी कम है, और हायर एजुकेशन में तो हमने लेटेस्ट फिगर जो अभी देखे हैं सो दिस इज 26.3%। तो कहीं ना कहीं इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान में हम लोगों ने 3 स्कीम मर्ज किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरी जो है वो है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एडल्ट एजुकेशन, और इन सब से अब आपकी आ गई है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान दिसंबर 2018 में आपकी लॉन्च की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट होगा। ये एक ओवरआर्किंग स्कीम है, मतलब सारे आपके प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी जो है, इन सब के लिए ये एक ही स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा। तो आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि अब पूरा आपका स्कूल लेवल का जितना भी शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा, वो सब आपका इस स्कीम के अंडर में कवर हो जाएगा। इसमें 3 स्कीम जो मर्ज हुई है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है। और विजन क्या है? विजन है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अचीव करना। तो अब आपका एक काम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो नीचे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे पता चले कि किस किस को इस चीज़ों का नॉलेज है। आप वीडियो पॉज कीजिए और आगे आंसर बताइएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव वही है जो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स है। तो ये मेरा एक फर्म बिलीफ है कि हर बार जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है तो पक्का आपका स्कीम में या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सिस्टम में मौजूद होगा, तभी आपकी स्कीम आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों आपको जो है वो ये स्कीम लेके आना पड़ा। फिर उसके बाद में ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे। तो उन सॉल्यूशंस में से वन ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी ब्रिंगिंग द स्कीम, ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट एफर्ट, ताकि हम लोग जो है इसको एड्रेस कर सके। तो स्कूल लेवल पे आप सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो आज भी जेंडर पैरिटी नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स की ही लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, उनके पास में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में हमारे जो लर्निंग आउटकम्स जो आ रहे हैं, बोथ रीडिंग के लिए भी या फिर मैथमेटिक्स के लिए भी, इन सब में आज भी हमारे स्टूडेंट जो है वो काफ़ी पुअर हैं। फिर अगेन इसमें सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के जो चिल्ड्रन जो है हमारे, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, पेरेंट्स वगैरह जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव हो रहा है। तो ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यू वांट टू सॉल्व देम, और इसीलिए आप लोग मल्टीपल स्कीम लेके आओगे। और उसी में से अभी आपकी जो सबसे पहली जो स्कीम है वो है समग्र शिक्षा अभियान। तो ये इन सब प्रॉब्लम्स को बेसिकली एड्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बाद में आपके इन्हीं सब चीजों को आप काम करोगे। तो देखिए, क्वालिटी एजुकेशन देना और एनहांसिंग द लर्निंग आउटकम्स। यू नो दैट हमारी लर्निंग आउटकम्स जो है वो स्टूडेंट्स के काफी कम है, इसलिए हम लोग उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। ब्रिजिंग द सोशल एंड जेंडर गैप। तो ऑब्वियसली SC ST की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आज भी स्कूल में जा पाना मुश्किल होता है, या जेंडर वाइज भी अगर हम लोग देखें तो लड़कियां जो होती हैं उनका स्कूल में ज्यादा एडमिशन नहीं होता है, और इवन उनको घर का काम वगैरह करके बाकी सब स्कूल भी अटेंड करना होता है। तो कहीं ना कहीं जेंडर गैप आपको मिलेगा ही। स्कूल में इक्विटी और इंक्लूजन हम लोग इंश्योर करें। वोकेशनलाइजेशन की अभी से हम लोग उनको ट्रेनिंग दें कि आपने कौन कौन से काम आप लोग कर सकते हो। तो ये वोकेशनलाइजेशन हो गया, RT का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, और आपके जितने भी सिलेबस है या बाकी सब टीचर ट्रेनिंग वगैरह है उन सब का अपग्रेडेशन। तो ये आपका समग्र शिक्षा अभियान का अपग्रेडेशन है। इसका एलोकेशन अगर हम लोग देखें तो 60-40 है। मतलब सीधी सी बात है, ये कौन से टाइप की स्कीम है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सिग्निफिकेंस क्या है इससे, समग्र शिक्षा अभियान के सिग्निफिकेंस क्या होंगे? स्कूल का जो एजुकेशन है वो एकदम कंटिन्यूम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इससे प्री स्कूल से लेके ऑलमोस्ट एंड मतलब सेकेंडरी तक आपका कंटिन्यूटी में सारा का सारा काम चलेगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग रिफॉर्म लेके आएंगे, और परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग आपकी होगी, ताकि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देने की बात चलेगी। डिजिटल एजुकेशन पे भी फोकस करेंगे ताकि सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिल सके। डिजिटल एजुकेशन का यही फायदा है कि आज अगर किसी को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो सब तक हम लोग पहुंचा सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से। बाकी गर्ल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इन सब पे भी फोकस किया जाएगा। यही इसके मेजर मेजर बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग बाकी के आपके सारे स्कीम्स पढ़ने के पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ये वाला डायग्राम, और इस पे हम लोग वापस बाद में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स है। सर्व शिक्षा अभियान है, उसके अलग अलग कंपोनेंट है, पढ़े भारत, बड़े भारत, नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव, राष्ट्रीय आविष्कार योजना। बट इसको मैंने एक PDF, एक पेज में पूरा पूरा फॉर्मेट किया है जिससे आप लोग इजिली याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारे क्लासेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो स्टूडेंट के लिए जो स्कीम लॉन्च की हुई है वो है पढ़े भारत बड़े भारत। तो ये पढ़े भारत बड़े भारत किसके लिए है? फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में आपका खास करके रीडिंग जो है उसको एनहांस करे। तो पढ़े पढ़े पढ़ना मतलब क्या है? रीड करना। तो रीडिंग पे फोकस किया जाए स्टूडेंट्स के, और उन लोग पढ़ सके, इस पे हमारा काम चलेगा। लेकिन फिर देखा कि मे बी फर्स्ट सेकंड तो चलो चलता ही है, लेकिन इवन 8th स्टैंडर्ड तक के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब तक पढ़ना नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर हमने एक और नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव। तो अब ये पढ़े भारत बड़े भारत तो फर्स्ट सेकंड पे तो फोकस करेगा ही करेगा, लेकिन नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक अगेन उन पे भी फोकस करने वाला है। फिर हमारा राष्ट्रीय आविष्कार योजना। ओके, तो स्टूडेंट्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें कि आप सब लोग जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अगेन रिसर्च वगैरह पे फोकस किया जाए। तो इसके लिए उन लोग ज्यादा से ज्यादा उनका इंटरेस्ट रिसर्च में, साइंस में लेके आने के लिए ये स्कीम लॉन्च की हुई है।
उड़ान स्कीम है जो कि सिर्फ 11th और 12th के लिए है। अगेन राष्ट्रीय आविष्कार योजना आपका 1st से 12th स्टैंडर्ड तक के लिए है। उड़ान स्कीम आपकी खास करके जो हमारी लड़कियां हैं, ओके, तो जो गर्ल स्टूडेंट जो है हमारे 11th 12th के, उनको प्रमोट करना कि आप लोग जो है वो इंजीनियरिंग ले या फिर आप लोग मैथ्स में और साइंस में ज्यादा ज्यादा अपनी रुचि दिखाएं। बिकॉज अपने कंट्री में ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी लड़कियां हैं उन लोग या तो आर्ट्स या फिर कॉमर्स के फील्ड में जाती हैं, तो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन को साइंस की तरफ और मैथ्स की तरफ में थोड़ा सा पुश करने के लिए ये उड़ान नाम की लड़कियों के लिए स्कीम लॉन्च की हुई है। टीचर्स के लिए अगर कोई वॉलंटरली सिखाना चाहता है तो इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, विद्यांजलि स्कीम। तो विद्यांजलि मतलब क्या कि वॉलंटियर्स आएंगे और वो टीचिंग करेंगे। दीक्षा पोर्टल टीचर्स को अगेन उनके ही स्कीम, अपने ही स्किल्स जो है उनको अपग्रेड करवाने के लिए बनाया हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर, ताकि टीचर अपने स्किल्स और एनहांस करे। गवर्नमेंट इन सब चीजों को देखना चाहता है कि आप लोग सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसलिए शगुन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। मतलब क्या, शाला गुणवत्ता, कि शाला की गुणवत्ता कैसी है तो वो पता करने के लिए। ऐसे ही आपके और भी आईटी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि शाला दर्पण है, शाला सिद्धि है, एनसीईआरटी ने ई पाठशाला लॉन्च किया है, सीबीएसई ने सारांश, आई शेयर फॉर इंडिया, ये सब आपके मल्टीपल आईटी इनिशिएटिव्स है। ये मैंने क्रक्स में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अब हम लोग एक एक स्कीम की तरफ में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्कीम आता है वो है सर्व शिक्षा अभियान। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये 2000 और 2001 में ये स्कीम को लॉन्च किया हुआ था, जिसमें हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट अचीव करना चाहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक का होता है। तो आप सबको पता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट की खासियत यही है कि इसने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एज वेल एज आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, तो तीनों को चेंज करने वाली ये अकेली ऐसी अमेंडमेंट है। उसके बाद में आपका आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आरटीई एक्ट आपका 2009 में एग्जिस्टेंस में आया, जो सारे लोगों को, खास करके जितने भी सारे अपने बच्चे हैं उन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट यूनिवर्सल दिलवाने की कोशिश करेगा। यही सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव है और इन सबको अलाइन कर दिया गया है। तो 6 to 14 एज के जो भी स्टूडेंट है उन सबको अब कंपल्सरीली एक एजुकेशन मिलना उनका एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो इसके सब कंपोनेंट्स क्या है सर्व शिक्षा अभियान के? तो सबसे पहले है पढ़े भारत बड़े भारत, जो कि अगस्त 2014 में लॉन्च किया था। इसका स्पेशल फोकस वही है कि फाउंडेशनल लर्निंग इन अर्ली स्टेज विद एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो आपका ये क्लास 1 और 2 के लिए मेनली है। इसी को, ठीक है, तो फॉलो अप ऑफ पढ़े भारत बड़े भारत जो है वो है आपका नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव, और ये आपका क्लास 8th तक के लिए अवेलेबल होगा। राष्ट्रीय आविष्कार योजना, तो एज यू ऑल नो 1st स्टैंडर्ड से लेके आपका 12th स्टैंडर्ड तक के जितने भी बच्चे हैं उनको, उनमें साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सब में ओके, क्लासरूम और क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज और बाहर की एक्टिविटीज से उनमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंटरेस्ट पैदा कर सके, इसलिए राष्ट्रीय आविष्कार योजना आपकी लॉन्च की गई थी। वैसे ही आपका विद्यांजलि स्कीम लॉन्च किया हुआ था। विद्यांजलि में बेसिकली क्या होगा, तो जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर है या फिर आपकी कम्युनिटी है, ये पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल्स में, वहां पे जाके सिखाएंगे। दोस्तों ये विद्यांजलि स्कीम के अंडर मैं भी जा चुका हूं, और हमारे पास की जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है या स्कूल्स है उनमें मैं सिखा चुका हूं। काफी बहुत ही बेहतरीन ये स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है, एंड नो डाउट यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अब थोड़ा सा कम मुझे लगता है कि इस पे पॉसिबिलिटी है कि वापस से यूपीएससी से पूछे। खेले इंडिया है, जिसमें हम लोग फिजिकल एजुकेशन पे फोकस करेंगे। ऐसे ही बिकॉज आप सबको पता है जेंडर गैप हमारे स्कूल एजुकेशन में आज भी एग्जिस्टेंस में है, तो इसलिए डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन लॉन्च किया हुआ है। इसमें हम लोग सारे जोग्राफिकल पॉकेट सारे गर्ल्स के, कि कहाँ कहाँ पे लो परफॉर्मिंग है, तो इनको SC ST माइनॉरिटी इन सब के इंटरवेंशन के थ्रू काम करेंगे, और इसमें हमारा साथ जो दे रहा है वो है यूनिसेफ। ठीक है, तो आई सपोज आपको ये 6 स्कीम जो है वो थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। अगली जो स्कीम अपने को पता होनी चाहिए वो है शगुन पोर्टल। शगुन पोर्टल नाम से ही समझ में आना चाहिए, शाला ओके मतलब स्कूल, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। तो शाला की गुणवत्ता कैसी है ये आपको पता करना है। इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक जो है वो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। आप स्टेट गवर्नमेंट और आपके जो यूनियन टेरिटरीज के जितने भी स्कूल है, इन सब को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग उसका सबसे पहला आपका कंपोनेंट है। और दूसरा है रिपोजिटरी फॉर इनोवेशन।
तो बहुत सारी ऐसे स्कूल है जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन बनाया होगा, तो उस इनोवेशन को हर एक स्कूल में आपने स्प्रेड करना। इसी इनोवेशन का एक फुल फॉर्म मैं एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको बाला पता है? जिनको भी बाला पता है, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि बाला का फुल फॉर्म क्या होता है। जब आपका हो जाए तो आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मीन्स व्हाट? तो बेसिकली पहले आपके सिर्फ बुक से ही पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो स्कूल की जो बिल्डिंग है तो उसकी जो स्टेयर केसेस हैं उस पर में भी टेबल लिख दो कि 9 1 9 है, 9 2 18 है, 9 3 27 है। तो ये आपके टेबल्स, तो बच्चे क्या होंगे अब जब भी ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उनको ये टेबल्स याद हो जाए। या फिर आपके पिलर्स हैं उस पे महात्मा गांधी जी की कोई अच्छे अच्छे कोट्स डाल दीजिए, या अगेन और कोई आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह डाल दीजिए। वैसा ही आपके क्लासरूम में भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली बिल्डिंग को ही हम लोग एक बुक बना देते हैं ताकि लोग जो है वो अच्छे पिक्चर्स वगैरह देख देख के उसको सीख सके। तो वन ऑफ द इनोवेटिव मेथड इज दिस बाला स्कीम। और ये इनोवेशन अगर किसी स्कूल ने अगर इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए सेकंड पर्पस यही होगा कि रिपोजिटरी ऑफ ऐसा ही जो भी आपके पास में इनोवेशन वगैरह है तो ये हम लोग आगे शेयर कर सके। तो ये शगुन पोर्टल के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सीधा यही वाला आंसर दे दीजिएगा। एनीवेज, नेक्स्ट स्कीम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम और उसी के साथ में एक और स्कीम जो एसोसिएटेड है वो है तिथि भोज। तो मिड डे मील स्कीम क्या है? बेसिकली अगेन अगर हम लोग रूरल एरियाज में जाएं तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को, चिल्ड्रन को स्कूल में नहीं भेजा जाता है। क्यों नहीं भेजा जाता है? बिकॉज ऑलरेडी हमारे खेतों में बहुत सारे काम होते हैं, तो इन्हीं बच्चों को या तो जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको संभालने का काम दे दिया जाता है या फिर इनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है सो दैट यू डोंट हैव टू परचेस एनी लेबर। तो बिकॉज ऑफ दिस दे मिस आउट ऑन देयर स्कूल एजुकेशन। तो इसका हम लोग कैसे एड्रेस करें? तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब एक इंसेंटिव लॉन्च कर दिया कि जो भी बच्चे होंगे अगर वो स्कूल आएंगे तो उनको मिड डे मील दे दिया जाएगा। इससे आपके दो पर्पस, मतलब एक तीर दो शिकार आपके हो जाएंगे। क्या क्या? तो एक मतलब ये बच्चे चाहे खाने के ही बहाना क्यों नहीं, वो लोग स्कूल जाएंगे तो उनका एजुकेशन का काम हो जाएगा। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं, मतलब जिस टाइम पे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज की डेवलपमेंट होती है, वो आपके यूजुअली ये 0 to 8 years वगैरह होता है। तो इन्हीं साल में या अगेन आप जब अपने बचपन में हो तभी आपका कॉग्निटिव या दिमाग जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता है। तो अगर आपको सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी है, अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, अच्छा इनोवेशन कर पाओगे और नो डाउट देश का नाम रोशन करने वाले। तो इसी एम से ये मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू की गई। तो अब पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ये खेत में काम करने से क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा कहीं कम से कम उसको दोपहर का खाना तो वहां पे अच्छा टेस्टी मिल जाएगा और इसी के साथ में उसका स्कूल का काम भी हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगेन याद रखना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में आती है या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। याद रखिए, मिड डे मील स्कीम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूव न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन। तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव सीधा आपके वहीं पे हो जाते हैं। तो वही क्लासरूम हंगर आपकी एड्रेस हो जाती है, स्कूल पार्टिसिपेशन हो जाता है लोगों का इंश्योर, और इसी के अलावा सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी भी हम लोग एड्रेस कर पाते हैं। तो ये क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कीम जो है वो लॉन्च की जाती है। मिड डे मील इज कवर्ड बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 ऑल्सो। इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट गाइज, अगेन प्लीज टेक इट एज योर असाइनमेंट और अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बेसिक एक्ट है, इस पे यूपीएससी हर बार जो है क्वेश्चन पूछती है। कवरेज कहाँ है? तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या फिर एडेड स्कूल्स है, लोकल बॉडीज है, या अगेन आपके कहीं पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाले अगर साइड में अगर कहीं पे कोई स्कूल वगैरह चल रही है तो वहां हो गया, मदरसाज हो गए, हमारे मकतब हो गए, इन सब में जहां जहां पे सर्व शिक्षा अभियान आपका लॉन्च किया हुआ था उन सब जगह पे चाहे वो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर भी आपका इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस पर फोकस होलिस्टिक न्यूट्रिशन कैसे होगा, व्हीट, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल, फैट, ये सब चीजें आपको दी जाने वाली है। तो सेलेंट फीचर्स क्या है?
तो मेनली अब अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा या किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो वो पूछेंगे कि कितना न्यूट्रिशन हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, 450 कैलोरीज का आपको फूड देंगे मिनिमम, और 12 ग्राम का एटलीस्ट प्रोटीन इंश्योर होना चाहिए फॉर प्राइमरी लेवल्स। तो जो भी आपके एक लोअर प्राइमरी है, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए इतना, और अपर प्राइमरी मतलब 6 टू 8 तक के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर एक फूड में इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। ये मेन फीचर है मिड डे मील स्कीम का। तो अभी बीच में ही, मतलब पिछले साल पोखरियाल जी ने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये वाला ट्विटर पे फोटो शेयर किया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी मिड डे मील स्कीम है जिसमें 107 बिलियन मील्स आज तक हम लोग दे चुके हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्कूल में हम लोग ये सब कर रहे हैं, और सिंस 2014। तो ये उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हुए थे। एनीवेज, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको याद रखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ कुकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ फ्री फूड भी आपका देता है, कॉस्ट ऑफ कुकिंग वगैरह सब कुछ जो है वो इसमें इंक्लूडेड होता है आपका। ओके, बाकी इसके लिए एम्पावर्ड कमेटी इवन नेशनल लेवल पे बनी हुई है, और वैसे ही आपकी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनती है, ताकि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाए। एंड गाइज, इनफैक्ट ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा खाना और अच्छी हेल्थ दोनों भी मिली हुई है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और स्कीम जो है, या बेसिकली तिथि भोजन नाम का मिड डे मील को इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ये क्या होता है, तो बेसिकली नाउ कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट इन मिड डे मील स्कीम। तो आप सबको पता है कि जब भी कोई बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, या किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, या किसी को एग्जाम में सक्सेस मिला है, किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ है, या किसी का कोई एनिवर्सरी वगैरह है, इन सब दिनों पे लोग जो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, कोई अगेन पब में जाके पार्टी वार्टी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया अगर आप यहाँ पे अगर मिड डे मील के लिए कंट्रीब्यूट कर सको तो बेटर होगा। तो अगर कर सको तो देखिए, कीजिए, ताकि हमारे स्कूल के जो एजुकेशन, हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट है, उनको भी वड़ा पाव, उनको उपीट, या उनको और कुछ टेस्टी जो भी चीजें हैं वो सब मिले। तो ये है आपका तिथि भोज, जिसमें बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट तिथि, मतलब जो डेट होती है जिसमें आप बर्थडे, एनिवर्सरी या ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हो, तो उसको आप लोग मिड डे मील स्कीम से कनेक्ट कर दीजिए, और एक टाइम का फूड में भी आप लोग स्पॉन्सर कीजिए। तो इसको 11 स्टेट में अभी तो भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसको समृद्धि भोजन बोलते हैं, पंजाब में इसको प्रीति भोजन बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको स्नेह भोजन बोलते हैं, बाकी कहीं अन्नदानम वगैरह बोल रहे हैं, कहीं बेटी का जन्मदिन वगैरह बोल रहे हैं, और ऐसे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये बहुत अगेन बहुत ही कारगर ये वाली भी आपकी स्कीम जो है वो साबित हुई है। ठीक है, तो अगर आप में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं। बाकी सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये तिथि भोजन जो है वो शुरू हुई थी आपके गुजरात से, और अब जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो पूरे इंडिया के अक्रॉस में हमारे सारे स्टेट जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वही तो बाकी स्टेट्स ने भी किया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अगेन आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर आएगा। इसको 2009 में लॉन्च किया हुआ था। अगेन इसका भी एम होगा आपका यूनिवर्सलाइजिंग द सेकेंडरी एजुकेशन एंड एनहांसिंग एक्सेस, ऑल्सो इंप्रूविंग द क्वालिटी। ये आपका एम था। दूसरी मेनली अगर हम लोग माध्यमिक शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें, तो एट्थ के बाद में 9th टू 12th के लिए आपको प्रॉब्लम क्या आती है, या सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या आती है। तो बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहां पर स्कूल जो है वो सिर्फ 1st टू 8th स्टैंडर्ड तक होती है, और उसके बाद में उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और बहुत सारी लड़कियां तो इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू गो टू दैट फार डिस्टेंसेस। तो इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट बाय प्रोवाइडिंग सेकेंडरी स्कूल विद इन द रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एवरी होम। ये सबसे पहला टारगेट है। यूनिवर्सलाइज करो रिटेंशन को बाय 2020, बट ये अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। और जो भी आपके जेंडर डिस्पैरिटी, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज या और भी कोई बैरियर्स हैं, इन सबको हटाओ। ये आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मेजर मोटिव था। इसके अंडर में कौन कौन से चीजें जो है वो इंप्लीमेंट हो रही थी, तो याद रखो, शगुन कहां पे हो रहा था आपका, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। वैसे ही शाला सिद्धि बेसिकली ये आपके स्कूल के स्टैंडर्ड सेट करेगा और उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब आपके सेकेंडरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड कैसे हैं, तो वो सब जरा चेक करने के लिए हम लोगों ने ये शाला सिद्धि नाम का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो
स्टैंडर्ड्स बताएगा स्कूल को और वो खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन वगैरह कर सकता है, तो ये है शाला सिद्धि। तो शगुन में क्या है, आप लोग बताओ कि मेरी गुणवत्ता कैसी है, और यहाँ पे आपके ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, उसमें से आप लोग बस क्रॉस चेक कर रहे हो कि कितना है और कितना नहीं है। कला उत्सव तो बेसिकली म्यूजिक, थिएटर, डांस, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, एजुकेशन में इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए खास करके सेकेंडरी स्टेज पे ये उत्सव जो है वो लॉन्च किया हुआ है। वैसे ही स्वच्छ विद्यालय कैंपेन, जिसमें स्टूडेंट्स के हेल्प से हम लोग जो है वो विद्यालय को मतलब स्कूल को हम लोग स्वच्छ तो रखेंगे ही रखेंगे, बट उसमें भी जो मेजर प्रोविजन है वो ये है कि सेपरेट टॉयलेट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। देन शाला दर्पण है। शाला दर्पण में बेसिकली आपके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटीज, ये सब लोगों को स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो दर्पण मतलब क्या है? आईना। आईना मतलब क्या कि आपका एग्जैक्टली कैसे, कितने टीचर्स हैं, कितने टीचर्स एब्सेंट है, तो सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की अटेंडेंस, टीचर्स की लीव मैनेजमेंट, रिपोर्ट कार्ड्स, करिकुलम, ये सब आपका, ये एसएमएस अलर्ट वगैरह जो है ये सब आपका शाला दर्पण के थ्रू होने वाला है। ऐसे ही एक और स्कीम है जो कि है आपकी अस्मिता। अस्मिता स्कीम क्या करती है? तो बेसिकली आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे रिपोर्ट कार्ड आज भी आपके पास में मौजूद हैं? कम ऑन, मुझे चैट बॉक्स में मी लिख के बताइए कि मेरे पास में है। अगर नहीं है तो आप मेरे जैसे हो, बिकॉज मेरे पास में अभी मेनली 10th के और 12th के हैं, बाकी तो मैंने ज्यादा कभी सोचा ही नहीं कि इनको संभाल के रखे। तो वैसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो अब आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो और स्टूडेंट का सारा एजुकेशनल जर्नी हम लोग ट्रैक कर सके, इसलिए ये ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस मतलब अस्मिता नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई, जिससे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का आपका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है वो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इवन कब आपको मिड डे मील मिला था, क्या क्या आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी, ये सब आपका कवर होगा। बाकी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और जल्दी हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में भी एंटर करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड को सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप और मैं भी कर भी रहे हैं। तो ऐसे ही इसको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल या स्मार्ट क्लासरूम बना के स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए। टीचर अगर खुद एजुकेटेड नहीं है या उनके पास में ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो फिर वो क्या सिखाएंगे स्टूडेंट्स को? इसलिए उनके ट्रेनिंग के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, तो इसके लिए ये लॉन्च किया हुआ है, जिससे टीचर्स को टीचर्स के एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, टीचिंग मेथड्स पे, टीचर के प्रिपरेशन पे, करिकुलम डिजाइन पे और रिसर्च इन पेडागॉगी की स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे बेटर मैनर में सिखा सकते हैं, ये सब आपके इस स्कीम के अंडर होगा। बाकी अगर ई पाठशाला की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी ने एक पोर्टल बनाया है फॉर ऑल स्टूडेंट, टीचर, एजुकेटर, पेरेंट, ताकि आप लोग डिजिटल बुक रिसोर्सेस आप लोग या और कोई एग्जीबिशन है, रिसर्च है, तो इन सब में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, तो जैसे आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की सारी बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, ये जितने भी एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल है वो आप जाइए ई पाठशाला प्लेटफॉर्म पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबके लिए स्टूडेंट, टीचर, एजुकेटर, पेरेंट सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक और स्कीम है उड़ान। उड़ान के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। गिविंग विंग्स टू द गर्ल स्टूडेंट मतलब क्या? तो बेसिकली 11th एंड 12th के जो भी हमारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फोकस, उनको स्पेशली इंस्पायर करना कि आप लोग जो है वो प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आप लोग ज्वाइन करो, और उसके लिए जो भी आपका टीचिंग गैप होगा वो हम लोग जो है वो आपका स्कूल एजुकेशन में फुलफिल करके देंगे। तो आपको साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब पे बहुत अच्छे से हम लोग सिखाएंगे, ताकि आप लोग ये उड़ान भर सको एंड you go to attend those engineering institutes also. So this is the final scheme of उड़ान। अब हम लोग ये प्रज्ञता पे आएंगे, बट उसके पहले एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फट से जो हम लोगों ने सबसे पहले जो डायग्राम देखी थी उसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। तो अब इन सब स्कीम्स को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, तो अब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो स्टूडेंट के लिए क्या है, पढ़े भारत बड़े भारत, इसमें आप लोग मेनली रीडिंग पे फोकस करने वाले हो, अगेन थोड़ा बहुत मैथ्स पर भी। नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव एक्सटेंशन है आपके पढ़े भारत बड़े भारत का। राष्ट्रीय आविष्कार योजना आपके इन्वेंशन, इनोवेशन, इन सब चीजों पे स्कूल डे से ही फोकस करवाने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक है। उड़ान गर्ल्स के लिए है, साइंस एंड मैथ्स के लिए। विद्यांजलि प्राइवेट और कम्युनिटी से, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी से आपके वॉलंटियर्स आए और जाके गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा अच्छा एजुकेशन दे, तो उसके लिए है। दीक्षा पोर्टल आगे अपना आने वाला है।
ये प्रधानमंत्री पंडित मदन मोहन मालवीय, उनका नेशनल मिशन है टीचर्स को ही ट्रेन करने के लिए। शगुन पोर्टल पे अपनी बात हो गई, शाला सिद्धि पे बात हो गई है, शाला दर्पण पे बात हो गई है, ई पाठशाला और सारांश, और ये सब हमारा डिस्कस करके हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि आप सबको ये सब चीजें समझ रही है और मैं आगे ऐसे वीडियोस लेके आते रहूं। तो अब चलिए, एक रिसेंटली बिकॉज अभी कोविड के चलते बहुत सारे स्कूल जो है वो डिजिटल एजुकेशन की तरफ मूव हो गए थे। तो इसके लिए डिजिटल एजुकेशन किस तरीके से लिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हुई थी, जिनका नाम है आपका प्रज्ञता गाइडलाइंस। अब ये प्रज्ञता गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, तो इट्स अ 8 स्टेप प्रोग्राम दैट इज प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक मतलब टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो इसी का नाम जो है वो प्रज्ञता गाइडलाइन दिया है। अगर यूपीएससी या और भी कोई भी एग्जाम आपसे पूछे तो सीधा सा आप लोग बताइएगा प्रज्ञता गाइडलाइन किस लिए है, गाइडलाइंस फॉर द डिजिटल एजुकेशन, कि एग्जैक्टली किन चीजों का ध्यान दिया जाए। अगेन एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये सारे के सारे गाइडलाइंस जो है वो एडवाइजरी है, मतलब क्या आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टेट जो है वो अगर चाहे तो इसको अपने हिसाब से, लोकल नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई अगर करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। इसमें हेल्प किया था एनसीईआरटी ने बेसिकली। ओके, और ये गाइडलाइन में आपके 8 स्टेप है जिसपे हम लोगों ने जस्ट बात कर ली है। तो इसमें क्या है की पॉइंट्स, तो सबसे पहले आपको डिजिटल एक्सेस के बारे में बात करनी होगी, फिर आपको सर्वे करना है, ड्यूरेशन के बारे में बताया हुआ है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, हेल्थ इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी, कॉन्वर्जेंस, इन सब मुद्दों पे बात की हुई है। तो क्या है अब ये सारे मुद्दे। डिजिटल एक्सेस में पहले ये चेक करना होगा कि 25 करोड़ जो भी आपके स्टूडेंट है उनके पास में सच में ये डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस करने का मेथड है क्या। मैं जूम पर क्लास तो ले लूंगा, बट अगर स्टूडेंट के पास में कोई मोबाइल या टैबलेट ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें। तो इसके लिए ये गाइडलाइंस ने 5 कैटेगरीज में हाउस होल्ड्स को डिवाइड किया कि those who have computer or smartphone with the 4G internet access, those with the smartphone but limited or no internet access, those with the television with cable or DTH जिनके पास में सिर्फ FM या कोई रेडियो है या बेसिक मोबाइल है, और ऐसे कैटेगरी जिसके पास में कोई भी और कोई कम्युनिकेशन मीडियम ही नहीं है। तो इन सब को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज किया कि भैया कौन कौन से टाइप के लोग हैं। अब इसमें सर्वे करना है हर एक स्कूल को, जो भी स्कूल होगी उसने पहले सर्वे करना होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन इन कैटेगरीज में फॉल होते हैं। अगर आपके सबके पास में एक्सेस है फिर तो आपको जितना लेना है आप लोग लीजिए, और अगर कोई 5वें कैटेगरी में है, 4th कैटेगरी में, तो उनके हिसाब से उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपको इंप्लीमेंटेशन के मेथड आपको लेके आना पड़ेगा। तो यही बस नीड ऑफ सर्वे की बात है। नेक्स्ट जो है वो ड्यूरेशन भी आपकी यहाँ पे लिमिट की हुई है, बिकॉज क्या है कि जब हम लोग ऑनलाइन ज्यादा कुछ पढ़ रहे हैं और खास करके बच्चों को अगर हम लोग डिजिटल एक्सपोजर या स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा दे रहे हैं तो उसका डेफिनेटली हेल्थ पर इश्यू होने वाला है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, ड्यूरेशन फिक्स की हुई है 30 मिनट्स फॉर प्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो, और जो आपके क्लास 1 से 8 तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1.5 घंटा, और क्लास 9 से 12 तक के लिए 3 घंटा। तो ऐसा आपका ड्यूरेशन इसमें फिक्स किया हुआ है प्रज्ञता गाइडलाइंस पे। कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के आप सबको आंसर आ जाना चाहिए। बाकी इसमें इन लोगों ने सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस एजुकेशन के बारे में भी बात की है। सिंक्रोनस या फिर जिसको हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन बोलते हैं, और असिंक्रोनस जिसमें हम लोग बेसिकली जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस का क्लासिफिकेशन कैसा है। असिंक्रोनस में आप लोग या तो दीक्षा प्लेटफॉर्म से जाके कुछ देख रहे हो या फिर यूट्यूब से कुछ सीख रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग आपका सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों में भी आता है, जिसमें से आपका टीवी रेडियो कुछ भी हो सकता है। लाइव क्लासेस जिसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जिसमें से बेस्ट जूम लोग यूज कर रहे हैं, कोई गूगल मीट यूज कर रहा है, तो इनके थ्रू आपके ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है। तो ये जो मेथड है ये है आपके सिंक्रोनस और ये है आपका असिंक्रोनस मेथड। तो बेसिकली इनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है और बताया हुआ है कि आप लोग किन किन मेथड को यूज कर सकते हो, और अगेन उसका आपके पास में ट्रैक होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं करके। बाकी साइबर सेफ्टी पर भी फोकस करना चाहिए, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह जो है बाहर नहीं हो जानी चाहिए, ये सब आपके गाइडलाइन में बताया हुआ है। एंड लास्टली कन्वर्जेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, तो सारी चीजों को आपने एक साथ मिला देना और उसके बाद में एक आपका अल्टीमेट जो भी आपको बनाना है वैसे बनाना है। तो ऐसे ही स्वयं प्रभा, स्वयं, दीक्षा, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाहिनी, इन सबको मर्ज करके हम लोग चाहेंगे कि स्टूडेंट को सारा डिजिटल एजुकेशन कोविड के टाइम्स में दे दिया जाए। आगे इसको
अगेन जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये इंस्टीट्यूट। 1961 में इस्टेब्लिश किया हुआ था एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिसर्च, ट्रेनिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और करिकुलम डेवलपमेंट पे मेनली एनसीईआरटी फोकस करती है। आप सब इससे अवगत हैं ही। नेक्स्ट जो स्कीम अपने को पढ़नी है वो है मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है? तो अगेन कोविड के चलते मे बी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट उनके बारे में सोचो जिनका 10th स्टैंडर्ड जस्ट हुआ है, या उनके बारे में सोचो जिनका 12th स्टैंडर्ड जस्ट हुआ है। उनको तो यही लगे ना कि भाई मेरा तो करियर ही खराब हो गया है। तो अब इस करियर को सही से लेके जाएं या नहीं जाए, इसके लिए आप लोगों का मनोदर्पण नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा मेंटल हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए to students during the outbreak also and beyond also, and this is this मनोदर्पण स्कीम। तो ये मनोदर्पण पोर्टल बेसिकली दोनों के लिए भी है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगेन इसमें एक चीज याद रखना, ये सिर्फ कोविड आउटब्रेक के ड्यूरिंग तो होगा ही होगा, बट इवन बियॉन्ड भी जाने वाला है। मतलब कोविड के बाद में भी अगर आपको ये कोई अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह चाहिए तो मनोदर्पण से मिलने वाला है। ये सब मनोदर्पण वगैरह आपका कहाँ से आता है? तो इसके लिए आपको एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई थी कोविड के चलते। तो उसमें एक पीएम ई विद्या करके बहुत बड़ी स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। उसमें क्या दिया हुआ है? तो पीएम ई विद्या में इन लोगों ने मल्टीपल पोर्टल्स और पोर्टफोलियोज के बारे में बात की हुई है। तो क्या है कि पीएम ई विद्या में हम लोग मल्टी मोड से डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन को लॉन्च करेंगे। इसमें हम लोग किन किन चीजों को यूज करेंगे? दीक्षा पोर्टल को यूज करेंगे, टीवी चैनल हर एक के लिए बनाया जाएगा, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो का यूसेज किया जाएगा, ई कंटेंट विजुअली या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनके लिए बनाया जाएगा, और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ऑटोमेटिकली ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करने की परमिशन तक दी जाने वाली है। इसी के साथ में मनोदर्पण और एक नया करिकुलम एज वेल एज फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए मिशन भी आपका लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब आपके पीएम ई विद्या के अंडर में लॉन्च किए थे। तो मनोदर्पण इज पार्ट ऑफ दिस पीएम ई विद्या अगेन, विच इज सब पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ओके, आई सपोज आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इन सब में से अपने को एक और जो स्कीम समझ के लेनी है वो है ध्रुव। ध्रुव बेसिकली क्या है? तो ध्रुव तारा आप सबको पता है कि ध्रुव तारा आपका नॉर्दर्न पोल स्टार है। तो पोल स्टार को हम लोग बोलते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड कि भाई ये बहुत ही ब्राइट जो बंदा होगा उसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे। सो ये कभी हिलता नहीं है और प्लस एकदम नॉर्थ में है, मतलब टॉप पे भी है। तो ऐसे ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिटोरियस है, जो टैलेंटेड है, तो उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करना, और ये जितने भी अपने एक्सीलेंस के जो सेंटर्स है उसमें जो भी रिनोन्ड एक्सपर्ट है, बेस्ट साइंटिस्ट है, उन सब से इनको गाइडेंस वगैरह दिलवाना, यही ध्रुव का प्रोग्राम है। इनफैक्ट 60 स्टूडेंट जो है जो 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सिलेक्ट किए गए थे, और इन सब को आज गाइड किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम आपका इसरो से लॉन्च हुआ था। तो अगर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम अगर आपसे ध्रुव के बारे में पूछे, सिंपल सी बात है, रीचिंग टू द स्काई, फाइंडिंग द टैलेंटेड स्टूडेंट एंड गाइडिंग देम। और इनको गाइड भी कौन करेंगे? रिनोन्ड एक्सपर्ट, ताकि इन लोग अपना फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव कर सके और देश को आगे लेके जा सके। दीक्षा पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक 90% प्रोबेबिलिटी इज देयर कि यूपीएससी या और भी कोई भी एग्जाम इस पे पक्का क्वेश्चन पूछने वाली है। तो दीक्षा पोर्टल क्या है? सबसे पहले तो दीक्षा नाम से समझ में आना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये बेसिकली टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो सबसे पहले बिकॉज हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह अचीव करना चाहते हैं, टीचर्स जो है वो सच में कैसा उनका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, उन लोग खुद को ट्रेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनका पूरा टीचर का लाइफ साइकिल जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये वाली स्कीम जो है वो बनाई हुई थी। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, व्हेन द टीचर वाज अ स्टूडेंट, जब उसने एनरोल किया हुआ था, तो उस टाइम से लेके अब तक का जो जो उसने किया हुआ है वो सब हम लोगों ने रिकॉर्ड करने के लिए 2017 में इस पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया था। लेकिन अब ये पोर्टल जो है वो सिर्फ टीचर के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख रहे हैं। तो अब टीचर्स तो आपका एजुकेशन अचीव कर ही पाएंगे, लेकिन इवन स्टूडेंट्स को भी क्रिएटिव मेथड से हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवा के देंगे। और ये आपका अगेन एनसीईआरटी का ही अगेन इनिशिएटिव है। तो पहले, अब इसमें फर्क क्या आया है, तो पहले सिर्फ टीचर के लिए था, लेकिन अब टीचर की कम्युनिटी के अलावा इवन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यही है आपका दीक्षा पोर्टल के बारे में। और दीक्षा पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? एज आई सेड कि आपका जो पीएम ई विद्या जो स्कीम है उसमें सबसे पहले इन लोग दीक्षा पोर्टल पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या है?
फॉर स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट्स। इसमें आपको ई कंटेंट मिलेगा, QR कोडेड आपके टेक्स्ट बुक वगैरह मिलेंगे, और आपको सब कुछ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डिजिटल एजुकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए दीक्षा पोर्टल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या है, अगेन टीचर प्रोफाइल एंड रजिस्ट्री, टीचर एंड कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, असेसमेंट होगा, इनोवेशन एंड इनोवेटिव पेडागॉगी भी आपका इसमें इन्वॉल्व होगा। बाकी टीचर खुद को ही इसमें लर्न करेंगे और खुद को ही ट्रेन भी करेंगे, ताकि इन लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा सके। यही बस इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग एनहांस कर रहे हैं। तो प्लीज दीक्षा पोर्टल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं विद्यादान के बारे में। तो आप सब ने मेरे साथ में विद्यांजलि स्कीम सीखी। विद्यांजलि स्कीम में क्या होने वाला है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर या फिर आपके जो कम्युनिटी है, बेसिकली इट विल बी ओके गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड दे विल बी टीचिंग देम। तो ये इनका मेनली पर्पस है। लेकिन विद्यादान में क्या होने वाला है, विद्यादान में हम लोग बेसिकली दान करेंगे। क्या दान करेंगे, हमारे पास में जो भी ई लर्निंग रिसोर्सेस हैं, तो समझो मेरे पास में कोई PDF है, जैसे अब मैंने ही ये PDF आपके साथ में बनाया हुआ है, और मैं विद्यादान ही कर रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल से, आई अरविंदा से आप लोग इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो वैसा ही ओके अगर आपके पास में कोई बेस्ट मटेरियल है जो स्टूडेंट के लिए या अगेन लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने विद्यादान स्कीम या विद्यादान पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके अपने पास में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अगेन सबके साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक और स्कीम लॉन्च की हुई है इसी साल, वो है निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या, तो बेसिकली वी कैन से लॉयल्टी या फिर डेडिकेशन, कि मेरा जो है वो लॉयल्टी या डेडिकेशन होना चाहिए किसके पास में, स्टूडेंट के पास में। तो स्टूडेंट्स के तरफ में मेरी निष्ठा होनी चाहिए कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दूं मैं। तो बेसिकली एलिमेंट्री लेवल के जितने भी हमारे 42 लाख जो टीचर्स हैं, जितने भी SCRTs डाइट में या और कहीं पर भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उनको बेसिकली ट्रेन करना, तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च जो किया हुआ है वो है निष्ठा ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोग खुद को ही ट्रेन करने वाले हैं। ये इनकी निष्ठा है कि उन लोगों ने स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज सिखानी चाहिए। तो दीक्षा पोर्टल है, लेकिन निष्ठा क्या है, निष्ठा आपका स्कीम है ऐसा मैं बोल सकता हूं, जिससे आप लोग सिखा पाओगे सारे स्टूडेंट्स को। सो टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एंड इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम लोग टीचर्स को बेसिकली ट्रेन करने वाले हैं, उनको जो रिसोर्सेज देने हैं और कुछ करना है ये सब काम करेंगे। तो मेनली याद रखना, निष्ठा का मैंडेट एलिमेंट्री स्कूल तक ही है, क्योंकि हम लोग आगे और भी स्कूल देखेंगे जिसमें अर्पित नाम की स्कूल स्कीम है, लेकिन ये अर्पित जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, और निष्ठा किसके लिए है, एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के लिए है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड की तरफ में देखते हैं कि क्या क्या लॉन्च हुआ था। तो बेसिकली कोविड-19 के टाइम पे जब MHRD ने सीधा का सीधा आपके स्क्रीन पे, जब आप अगर MHRD की साइट पे अगर लॉग इन करते थे तो आपको ये वाला स्क्रीन जो है वो पॉपअप होता था, जिसमें इन्होंने बताया कि स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन आप लोग कहाँ से ले सकते हो। तो एक तो स्वयं पोर्टल, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, स्वयं प्रभा अगले वीडियो में बात करेंगे, और इनमें से मल्टीपल पोर्टल के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दीक्षा है जो कि आपका और टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, इन सब को इंगेजिंग लर्निंग में आप लोग इन्वॉल्व करोगे। तो ये आपका दीक्षा पोर्टल हो गया। ई पाठशाला, सारे आपके रिसोर्सेज जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। स्वयं पोर्टल अगेन हम लोग देखेंगे कि टीचर स्टूडेंट खुद को ही टीच कैसे कर सकते हैं। वैसे ही एक स्वयं प्रभा DTH चैनल है, जिसमें आपके ऐसे 32 चैनल्स बनाए हुए हैं, जिसमें से आपके अलग अलग कंटेंट चलते रहेंगे, तो वो भी देखेंगे। और निष्ठा वी जस्ट सॉ कि ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग पोर्टल है और मोबाइल ऐप भी है, जिससे टीचर या फिर आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है DED के, तो ये सब आपके क्रिएटिव मैनर में खुद को सिखा सकते हैं और आगे जाके सिखा सकते हैं। ओके, तो गाइज आई होप आप सबको ये गवर्नमेंट स्कीम का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने अभी जस्ट सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के स्कीम जो है वो कवर किए हुए हैं। आगे हम लोग हायर एजुकेशन के स्कीम्स कवर करेंगे, और ऐसे ही जितने मिनिस्ट्री हैं उन सब के वीडियोस आपके जल्दी ही आते रहेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे।
मेरा नाम है अरविंद राजपुरोहित और मैं जॉइंट डायरेक्टर हूं एचयू देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर का, जो कि पुणे का बहुत ही नामचीन एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली 9960861079 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। 2021 के लिए जो भी आपका प्रिपरेशन करवाना है उसमें हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। गाइज, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। साइनिंग ऑफ, अरविंद राजपुरोहित।